Hello everybody, welcome to the video session. So as you all know that we have started this program जिसके अंदर पहले दिन एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है, उसके अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं और फिर अगले ही दिन उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जो जवाब हैं उनको डिस्कस किया जाता है. सो दिस इज़ द डे 6th. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दीज टू बैचेस, दीज टू प्रोग्राम्स, और आप इसको चेकआउट करने के लिए O2IS Academy ऐप जो है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. और आपके पास ये दो बैचेस हमारे चल रहे हैं. वन इज़ द एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच, अदर इज़ द एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन कम आंसर राइटिंग प्रोग्राम. फाउंडेशन बैच के अंदर एक होलिस्टिक प्रोग्राम वी हैव कंसेप्टलाइज्ड जिसके अंदर वीकली टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ से जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी की जाती है. एंड जो रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है दिस इज़ फॉर द वेटरन स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपना जो सिलेबस है वो कवर कर रखा है. तो जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, उनको ब्रशअप किया जाता है विद अबाउट 60 ऑड वीडियोस. एंड आपके पास जो है और उसी के साथ जो है वो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम और जो टेस्ट सीरीज़ है वो इसके साथ दी जाती है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द डे 6th. और जो सवाल पूछे गए थे वो कुछ इस तरह से थे. क्रिटिकली एनालाइज द इंसिस्ट टैबू इन कल्चर. ठीक है, तो देखिए अब आपके पास सवाल के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखिए. सवाल के कीवर्ड्स आपको कंटेंट स्ट्रक्चरिंग में बहुत मददगार साबित होते हैं. वैसे तो जो सवाल है उसका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है, बट जो कीवर्ड्स हैं उनको देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. धीरे धीरे आप कीवर्ड्स देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी धीरे धीरे आपको जो है वो एग्ज़ामिनर कौन सी चीज़ें आपसे पूछ रहा है वो आपको पता चलना शुरू होगा. ठीक है, अब जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है दैट क्रिटिकली एनालाइज इंसिस्ट टैबू इन कल्चर. कल्चर के अंदर का जो इंसिस्ट टैबू है उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है. ठीक है, अब जो डिसिप्लिन के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस होता है दैट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स इन योर जर्नल स्टडीज़ पेपर. जर्नल स्टडीज़ पेपर के अंदर ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको अपने पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को जो है वो लिखना है. बट एक डिसिप्लिन के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब इंटायरली डिफरेंट होता है. यहाँ पे डिसिप्लिन के अंदर जब हम क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज़ का करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है दैट आपको अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग जो थ्योरिस्ट हैं, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स बताने हैं कि इंसिस्ट टैबू के रिगार्डिंग उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं. कौन लोग हैं जो कि इंसिस्ट टैबू को टैबू ही नहीं मानते, जैसे नीधम जैसे लोग जो है वो इंसिस्ट टैबू को टैबू ही नहीं मानते. एंड ऑन दी अदर हैंड देर आर अदर पीपल, और लोग हैं आपके पास, मलिनोव्स्की हैं, वो इंसिस्ट टैबू क्यों हुआ है उस चीज़ को वो समझाते हैं. फिर उसके बाद आपके पास जो है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है. ठीक है, सिगमंड फ्यूड की, वो समझाते हैं. वेस्टमार्क की अप्रोच आ जाती है, फैमिलियरिटी थ्योरी है. आपके पास जो है वो रेमंड की अप्रोच है. सो देर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इंसिस्ट टैबू को लोगों ने अप्रोच कैसे किया है, लोगों ने किस तरह से बताया है कि इंसिस्ट टैबू रियलिटी है, इस चीज़ को आपको समझाना है. कई लोग तो जैसे नीदम है वो तो रियलिटी मानते ही नहीं है. वो कहते हैं कि देखो कल्चर्स डाइवर्स हैं, हाँ ज़्यादातर कल्चर्स इंसिस्ट टैबू को फॉलो कर रही हैं, लेकिन कई कल्चर्स के अंदर इंसिस्ट होता है. तो वो कहते हैं कि इंसिस्ट टैबू इट्स अ मैटर ऑफ कल्चर, कल्चर टू कल्चर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और उसी तरह से इंसिस्ट टैबू को आप यूनिवर्सल नहीं मान सकते. ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस डिसिप्लिन के अंदर अलग चीज़ है. इस वीडियो सीरीज़ का मेजर मोटिव मेरा ये नहीं है कि आपको मैं लदा दूँ कंटेंट के साथ. इसके अंदर मेजर मोटिव ये है कि आपको ये सिखा दिया जाए कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, क्योंकि मेजर बच्चों को यही दिक्कत आ रही है.
एंड का मतलब नहीं समझ पाते, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब नहीं समझ पाते, शॉर्ट नोट का टेक्निकल मतलब क्या है उसको वो नहीं समझ पाते हैं, कुछ भी लिखते जाते हैं, कुछ भी। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम देखते हैं। पहले जो है वो आप इंट्रो करोगे, देन यू विल राइट द बॉडी एंड देन यू विल कंक्लूड, फिर जो है वो आप कंक्लूजन करोगे। इनसाइड द इंट्रो आप बताओगे कि इंसिस्ट टैबू क्या होता है, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस करना है ना। क्रिटिकल एनालिसिस किस चीज़ का करना है? इंसिस्ट टैबू का करना है। तो पहले तो यही बताना पड़ेगा कि आपके पास इंसिस्ट टैबू क्या है। इंसिस्ट टैबू जो है, व्हाट इज दिस, क्या चीज़ होती है ये इंसिस्ट टैबू। ठीक है, एक बार आपको इंसिस्ट टैबू की जानकारी हो गई, आपने इंसिस्ट टैबू को बता दिया, फिर उसके बाद जो है वो आप अगली चीज़ लिखोगे। अगली चीज़ क्या लिखोगे? इंसिस्ट टैबू क्या होता है? जब आपके पास जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स क्लोज रिलेटिव्स के अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लोज रिलेटिव दैट इज मदर सन, फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, दे आर क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, जब इनके साथ इंसिस्ट रिलेशंस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद इंसिस्ट टैबू के ऊपर काम किन लोगों ने किया है? नीधम ने काम किया है, रेमंड ने काम किया है। ठीक है, आपके पास जो है वो मलिनोस्की ने काम किया है, लेविस स्ट्रॉस ने काम किया है। तो इन सब लोगों ने, ईबी टाइलर ने काम किया है, इन सब लोगों ने इंसिस्ट टैबू के, सिगमंड फ्यूड ने काम किया है, इन सब लोगों ने इंसिस्ट टैबू के ऊपर जो है वो काम किया है। ओके, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट के अंदर आप देखो, यहाँ पे आपने बता दिया कि किन लोगों ने काम किया है। पहले नीदम को पकड़ो। नीदम कहते हैं कि इंसिस्ट टैबू एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप फिफ्थ को पकड़ो। फिफ्थ बायोलॉजिकल थ्योरी देते हैं कि आपके पास लोगों ने ट्रायल एंड एरर किया, इसके अंदर अल्टीमेटली जो इंसिस्ट टैबू वाले ग्रुप थे वो ज़्यादा बढ़िया बायोलॉजिकली फेयर करे। ठीक है, फिर उसके बाद मलिनोस्की जो है वो फैमिलियलिटी थ्योरी जो है वो आपके पास फंक्शनल थ्योरी देते हैं कि इंसिस्ट टैबू इसलिए आया क्योंकि अगर फैमिली के अंदर जेलसी आ जाएगी, फैमिली के अंदर इस तरह की कंपटीशन की भावना आ जाएगी तो फैमिली ब्रेकअप कर जाएगी। देन उसके बाद लेविस्ट्रॉस अपने बाइनरी ऑपोजिशंस की बात करते हैं और दो ग्रुप्स के अंदर होने वाली जो है वो सस्पिशन की बात करते हैं कि अगर इस तरह से वो एक्सचेंज डेवलप नहीं करेंगे तो सस्पिशन की वजह से मारे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो ईबी टाइलर का ही आगे जो है वो लेविस्ट्रॉस आगे ईबी टाइलर की ही इंटेलेक्चुअल थ्योरी को आगे वो रैशनली प्रोड्यूस करते हैं। सो सिमिलर थ्योरी है। देन उसके बाद सिगमंड फ्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो सिगमंड फ्यूड की बात करते हुए आप जो है वो उसके साइको एनालिसिस ओडोपियस कम्प्लेक्स की बात लिखेंगे। अगर इसके अंदर आप एक एक लाइन जो है वो आप इसके क्रिटिसिज्म की, इनके क्रिटिसिज्म्स की लिख सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम्ड, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सिगमंड फ्यूड का क्रिटिसिज्म है कि वो लॉ को नहीं समझाते, दैट इसको लॉ बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ईबी टाइलर की जो थ्योरी है इट इज़ एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल। एक तरफ वो कहते हैं दैट जो आपके पास अर्ली मैन है ही वॉज वेरी इरेशनल पर्सन, एंड ऑन दी अदर हैंड आपने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल थ्योरी दे दी, तो आपकी जो बातें हैं वही नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, सिमिलरली मलिनोस्की की बात है। मलिनोस्की के अंदर जो है वो मलिनोस्की प्रॉपरली चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं कि आपके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो आपके पास मॉडर्न कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर कंपटीशन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज़ कंपटीशन होता है, जेलसी होती है, बट स्टिल दैट जेलसी, दैट कंपटीशन वर्क्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही होती है। सो दैट इज़, आप इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, सो हर किसी का अपना अपना क्रिटिसिज्म है। यू कैन राइट दोज क्रिटिसिज्म इन 1 or 2 लाइन्स, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो इस तरह से आपको जो है वो चीज़ों को लिखना पड़ेगा। देन यू कैन कंक्लूड, फिर उसके बाद जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो कि इंसिस्ट टैबू, नो डाउट इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, एक यूनिवर्सल लॉ है, बट यूनिवर्सल लॉ ये क्यों बना,
इसकी आपके पास एक होलिस्टिकल थ्योरी जो है वो अभी तक नहीं बन पाई है। देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ये सब्सटेंशिएट कर सकते हो कि दैट दिस लॉ इट हैज़ बीन मेड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूजन के अंदर अगेन यू हैव टू टेक अ स्टैंड, एक आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपना मत बताना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मत बताने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ही ज्ञानी बनना पड़ेगा, बहुत ही ज्ञान भरी बात जो है वो सोचनी पड़ेगी। जस्ट बी वेरी फेयर विद योर सिलेबस, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, जो मुद्दे हैं उनको दिमाग के अंदर रखो, बार बार रिवाइज करते रहो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, समझ डेवलप करनी है आपको, सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन के अंदर समझ डेवलप करनी। बच्चे समझ नहीं डेवलप कर पाते हैं, रादर दे गो फॉर द क्रैमिंग पार्ट, वो क्रैम ज़्यादा कर लेते हैं। ओके, देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थ्योरीज ऑफ डोरी। डोरी की थ्योरी के ऊपर जो है वो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। अगेन यू विल डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू द 3 पार्ट्स। आपको जो है वो इस सवाल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्टली यू विल, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट का मतलब है कि आपने डोरी की थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट का मतलब सिंपल सा होता है दैट एक डिस्क्रिप्शन जो कि 360 डिग्री की हो। ठीक है, जो कि एक होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन एक चीज़ जो है वो बन जाए। ओके, सो आपके पास जो है यू हैव टू राइट अबाउट द थ्योरीज ऑफ द डोरी। तो जो डोरी की थ्योरीज हैं उसको आप सबसे पहले डोरी को इंट्रोड्यूस करोगे, दैट व्हाट इज़ डोरी, या फिर मैकेनिज्म क्या होता है डोरी का। डोरी वो मैरिज पेमेंट होती है, इट्स अ मैरिज पेमेंट। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ब्राइड के घर वाले ग्रूम के घर वालों को पैसे देते हैं। मैरिज पेमेंट इट मूव्स फ्रॉम दी ब्राइड टू ग्रूम साइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं डोरी। और डोरी को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लोगों ने थ्योरीज बनाई है और उनके आप नाम जो है वो लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल MN श्रीनिवास, MNS की थ्योरी है द थ्योरी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वो वेस्टर्नाइजेशन के ज़रिए जो डोरी है उसको समझाते हैं। देन उसके बाद जो है वो निशिमुरा की थ्योरी है, निशिमुरा की थ्योरी है। ठीक है, यूको निशिमुरा की थ्योरी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एक, तो उनकी थ्योरी है द नेम ऑफ द थ्योरी इट इज़ राइट द थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स की थ्योरी है आपके पास। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो मेरिट की थ्योरी आ जाती है। ठीक है, जस्ट राइट द नेम्स इन द इंट्रोडक्शन और इन द सेकंड पैराग्राफ, द नेम्स आर मोर देन सफिशिएंट, नेम्स काफ़ी रहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास मेरिट की थ्योरी आती है। फिर उसके बाद जो है वो गुडी की थ्योरी आती है। फिर उसके बाद गुडी एंड तांबिया दोनों की इकट्ठी थ्योरी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बोसरप की थ्योरी है, श्क्लेगल की थ्योरी है। ठीक है, बॉस्टर की थ्योरी है। सो इन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज जो हैं वो दे रखी हैं। सबसे पहले नाउ यू विल राइट इन दी बॉडी, फिर जो है वो बॉडी पार्ट। अब देखो ये जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ आपके लिए एक कनेक्टर बन गया, इट हैज़ बिकम अ कनेक्टर। ओके, अब इसके अंदर ये आपको भी पता चल गया इसके ज़रिए कि एग्जामिनर को पता चल गया कि ओके नाउ ही कैन एक्सपेक्ट समथिंग इन द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में उसको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ आपके लिए आसानी हो गई, जैसे MN श्रीनिवास को पकड़ोगे आप, अब कंटिन्यूटी भी बन गई, एग्जामिनर को भी पता चल गया दैट ओके ही कैन मूव फॉरवर्ड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और आपको भी आसानी हो गई। अब आप भी जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से लिख सकोगे। ठीक है, MN श्रीनिवास की वेस्टर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि ब्रिटिशर्स आए, हमारे यहाँ पे पहले ब्राइड वेल्थ हुआ करता था, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने डोरी का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस किया और हैंस हम जो है वो डोरी की तरफ जो है वो बढ़ गए। निशिमुरा की थ्योरी फिर आप लिखोगे, निशिमुरा की थ्योरी कहती है कि ब्राइड को कस्टमरी राइट्स के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, या फिर जो है वो कुरान के हिसाब से भी जो लड़की है उसको
प्रॉपर्टी के अधिकार होते हैं, लेकिन लड़का उसको प्रॉपर्टी का अधिकार छीन लेता है उसका, तो उसको कंपनसेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डोरी। डोरी की हेल्प से उसको जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो मैरिट की थ्योरी आ जाती है। मैरिट की थ्योरी अगेन ही हैज़, वो जो है वो रिसेप्शन पार्टी देखते हैं कृष्णगढ़ी विलेज की। वो कहते हैं कि रिसेप्शन के लिए जो डोरी इट्स अ काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड फॉर द ग्रूम फैमिली। ठीक है। फिर गुडी और तंबिया की जो है वो बात आ जाती है। वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो कंजुगल राइट्स को फॉर्म करने के लिए डोरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, डोरी एंड ब्राइड वेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो बोसरप की थ्योरी आ जाती है कि एक्सेसिव, जब ब्राइड का एक्सेसिव डिपेंडेंस हो जाता है मर्द के ऊपर इन दी एग्रीकल्चर सोसाइटी, तो आपके पास जो है वो जो डोरी है वो बननी स्टार्ट हो जाती है इन दी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, देयर इज़ ब्राइड वेल्थ। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास शकलेगल की थ्योरी आ जाती है। शकलेगल की थ्योरी इट्स की कि आपके पास कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर यू फोकस ऑन द एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, तो वेल्थ की कंसंट्रेशन के कारण जो है वो आप जो है वो डोरी लेना स्टार्ट कर देते हो। फिर उसके बाद जो है वो बॉस्टर की थ्योरी आ जाती है। बॉस्टर की थ्योरी को हम कहते हैं फोर्स्ड मोनोगैमी थ्योरी, कि सोसाइटी ने मोनोगैमी मर्द के ऊपर फोर्स कर रखी है। मर्द तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ ब्याह करना चाहता था, तो स्त्री ने अपने घर से वेल्थ लेके आई और मर्द के ऊपर फिर वो प्रेशर डालती है कि आप अगर और किसी लड़की को लेके आना चाहते हो तो मुझे मेरी वेल्थ वापस करनी पड़ेगी। मर्द पहले तो ले लेता है, फिर उसके बाद जो है स्त्री की बात जो है वो माननी पड़ती है, घर वाली की बात जो है वो माननी पड़ती है। ठीक है। सो दीज आर द थ्योरीज, ये आपके पास थ्योरीज हैं। बॉडी में एक एक करके आप अगर थ्योरी को जस्ट 2 लाइनें भी लिख दोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है। देखो सेकंड पैराग्राफ हर किसी के लिए अब एक बहुत अच्छी चीज़ बन गई, आपके लिए भी अब अच्छी चीज़ बन गई। आपने जो है वो चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहीं से पकड़ लिया बॉडी में। ठीक है। एग्ज़ामिनर के लिए अच्छा रह गया, एग्ज़ामिनर को समझ आ गई कि आगे उसे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए बढ़िया है ये। देन इन दी कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन पार्ट के अंदर आप ये लिखोगे कि आपके पास जो है वो डोरी एक गिफ्ट गिविंग सेरेमनी से शुरू हुआ था, बट नाउ डोरी जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का बन चुका है, जिसकी वजह से डोरी डेथ्स जो है वो हो रही हैं। ठीक है। सो दिस इज़ योर स्टैंड, ये अपना जो है वो आप स्टैंड ले लोगे। ठीक है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट का रेफरेंस दे सकते हो, उसके अंदर बता सकते हो कि डोरी किस तरह से एक्सप्लॉयटेटरी हुआ है, यू कैन राइट सो। ठीक है, मर्जी आपकी। फिर उसके बाद एनालाइज मैरिज एज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। मैरिज को एक यूनिवर्सल संस्थान, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आपको एनालाइज करना है कि मैरिज जो है वो यूनिवर्सली हर एक सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट क्यों होती है। दूसरा पार्ट है कि आपको जो है वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मैरिज की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दे दो, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। अब वी विल अगेन डिवाइड द आंसर इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट। इस तरह से आप आंसर को डिवाइड करोगे। इंट्रोडक्शन के अंदर अगेन आप जो है वो कोई भी एक डेफिनेशन मैरिज की लिख सकते हो, नोट्स एंड क्वेरीज की डेफिनेशन भी लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, मलिनोस्की की डेफिनेशन लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, मर्डॉक की डेफिनेशन लिखना चाहते हो वो लिख दो, कोई भी एक डेफिनेशन आप जो है वो लिख दो, बिकॉज अगेन क्वेश्चन इज ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस। इसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, इस सवाल का प्रॉपर क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तभी नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, सवाल जो है वो आपको कह रहा है कि एक जो है वो डीपर इंसाइट मुझे टॉपिक के अंदर चाहिए। सो इन द इंट्रोडक्शन गिव द डेफिनेशन, कोई भी एक आप डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर उसके बाद मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, इस चीज़ को लिखना है क्योंकि मैरिज को एज अ एसोसिएशन भी स्टडी किया गया है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इट हैज़ बीन स्टडीड बाय मर्डॉक, मलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, कैथलीन गॉ,
पीटर प्रिंस, इन सब लोगों ने जो है वो स्टडी किया है। अब देखो सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको पूरे अपने आंसर के लिए रेफरेंसेस मिल गई, ठीक है। अब बॉडी स्टार्ट करोगे आप। बॉडी के अंदर पहला पार्ट क्या है, एनालाइज मैरिज एज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। क्या मैरिज अब आपको दो चीज़ें एनालाइज करनी है यहाँ पे। क्या मैरिज जो है वो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, इज मैरिज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। जो सेकंड चीज़ एनालाइज करनी है वो एनालाइज करनी है वाई मैरिज इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली मैरिज इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो आपके पास जो है यू विल राइट दैट अकॉर्डिंग टू मर्डॉक ने जब आपकी जो है वो मैरिज फैमिली की स्टडी की थी 250 सोसाइटीज़ के अंदर, तो उन्होंने पाया कि हर एक सोसाइटी के अंदर मैरिज जो है वो आपके पास मैरिज सेरेमनी जो है वो हो रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज सेरेमनीज जो हैं वो हो रही हैं। तो मैरिज सेरेमनीज़ को वो मोनोगैमी, पॉलीगैमी, ग्रुप मैरिजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, बट मैरिज सेरेमनीज दे आर यूनिवर्सल। सिमिलर इज़ दी मलिनोस्कीज पॉइंट ऑफ व्यू। मलिनोस्की का पॉइंट ऑफ व्यू भी सिमिलर है, that marriage ceremony it is universal in nature because it will fulfill your biopsychological needs, ठीक है। मर्डॉक और मलिनोस्की ने यह बात कही कि मैरिज सेरेमनी जो है इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह के ऊपर जो है वो आपके पास मैरिज सेरेमनी होगी, ठीक है। बट क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी भी देना है, बट एडमंड लीच मैं भूल गया था ऊपर। एडमंड लीच ने कहा कि आप जो है वो मैरिज की जो स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट जनरलाइज दैट स्ट्रक्चर। मैरिज की अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बट मैरिज इट्स यूनिवर्सल। स्ट्रक्चर आप नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर को आप इवन क्लासीफाई भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको मोटा मोटी ये पता चल गया दैट ओके मैरिज इज़ अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब आप बात करेंगे वाई मैरिज इज़ अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सल संस्थान क्यों है, ठीक है जी। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दी मलिनोस्की कहते हैं कि मैरिज जो है इट विल फुलफिल सर्टन फंक्शंस। ये सोसाइटी के अंदर कुछ फंक्शंस को जो है वो फुलफिल करती है, आपकी बायोसाइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करती है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वही मैरिज के ऊपर बनता है। अगर मैरिज ख़त्म हो जाएगी तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो टॉपल हो जाएगा। सोसाइटी का स्ट्रक्चर दो इंसानों के बीच में रिलेशनशिप से बनता है। अगेन वो रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो कौन बनाता है, वो मैरिज बनाती है। रेडक्लिफ आपके पास लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि आपके पास मैरिज जो है ये अलग अलग लोगों के बीच में अलायंस बनाती है, ठीक है। तो सोसाइटी जो है वो आपस में बाध्य हो जाती है, एक दूसरे के साथ बंध जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कैथलीन गॉ कहती हैं दैट ओके द मैरिज, जो आपके पास मैरिज जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे को सोशलाइज कौन करता है, मैरिज के साथ ही बच्चा पैदा करने की आपके पास लिजिटिमेसी मिलती है, और बच्चा जब लिजिटिमेट पैदा होता है तो सोसाइटी उसको सोशलाइज करती है, नहीं तो बच्चे को सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बताओगे दैट ओके मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हर एक सोसाइटी के अंदर मैरिज जो है इट्स अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। अब दूसरी बात आती है, अगले पेज पे ऊपर लिखता हूँ मैं ये, दैट वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैरिज की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दो। मैरिज की यूनिवर्सल डेफिनेशन देना इसलिए पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ जो है इट इज़ डाइवर्स। इसका कोई प्रॉपर जो है वो डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है मैरिज का। तो अगर किसी चीज़ का डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, कितने लोगों के साथ शादी कर रहे हैं, औरत मर्द की शादी हो रही है या औरत की शादी हो रही है, मर्द की शादी हो रही है, देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। कई बार उनटाउज के अंदर क्या होता है कि मैरिज करके लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कई बार बिना मैरिज के बच्चे पैदा किए हुए भी उसको भी लीजिटिमेसी मिल जाती है। सो देयर इज़ नो डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है मैरिज का कोई, तो इसकी डेफिनेशन देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, देयर इज़ डाइवर्सिटी, देयर इज़ वेरिएशन और डाइवर्सिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इज़ प्रेजेंट।
कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ प्रेजेंट, एंड बिकॉज द मैरिज इज़ द पार्ट ऑफ द कल्चर, तो मैरिज की भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. देन द थर्ड फंक्शन, द थर्ड इज़ देयर इज़ चेंज. बहुत तेज़ी से चेंज आता है. फॉर एग्जाम्पल लिविंग इन रिलेशनशिप. मैरिज कई बार अपना इंस्टीट्यूशनल नेचर जो है उसके साथ बहुत सारी एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट कर देती है. जैसे आपके पास लिविंग इन रिलेशनशिप्स हो गए. जब कल्चरल चेंज आता है तो कल्चरल चेंज पहला अपना इफेक्ट जो है वो मैरिज के ऊपर डालता है. तो आपके पास एक स्टैटिक डेफिनेशन मैरिज की आप नहीं बना सकते. फिर उसके बाद चौथा है कि आपके पास मैरिज जो है इसका जो फंक्शनल नेचर है वो भी चेंज करता रहता है. मैरिज का जो एक फंक्शनल नेचर है दैट ऑल्सो चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ केबूट्स. केबूट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बच्चा पैदा करना है और कम्युनिटी को दे देना है. आगे कम्युनिटी की बात है. आपके अंदर मैरिज के अंदर देर आर मैनी थिंग्स. दाज भी देना है, दहेज, सब कुछ करना है आपको अगर मैरिज करनी है. और उसके साथ साथ मैरिज के बाद बच्चा पैदा करना, बच्चा पालना आप ही की जिम्मेवारी है. आपके जो फंक्शंस हैं मैरिज के साथ जो रिलेटेड हैं आपकी सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं. केबूट्स के अंदर इतने फंक्शन नहीं हैं. जो फंक्शनल नेचर है मैरिज का वो भी चेंज होता रहता है. इसलिए आप मैरिज का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दे सकते. ठीक है. ये जो सवाल है ये आपके पास इस तरह से हो गया. फिर इन दी कंक्लूजन में आपको स्टैंड लेना है. स्टैंड आपका इसी लाइंस के ऊपर होगा कि ऑल दो मैरिज का कोई यूनिवर्सल नेचर नहीं, यूनिवर्सल फंक्शन या फिर यूनिवर्सल डेफिनेशन, यूनिवर्सल नेचर कोई नहीं होता है, बट मैरिज इट इज़ यूनिवर्सल इन इटसेल्फ. ठीक है. मैरिज हर जगह के ऊपर आपको मिलेगी बट इसका नेचर आपको जनरलाइज किया हुआ कहीं पे नहीं मिलेगा. ये आपको जो है चीज़ें कंक्लूजन के अंदर लिखनी है. ठीक है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द आंसर. सवाल को अच्छे से समझो, आराम से समझो. ओके. आई होप दिस वीडियो इट वुड हैव इन्हांस्ड योर नॉलेज. आपको पता चला होगा कि सवाल का जो जवाब है वो किस तरह से लिखना है. ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.